हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन टॉपिक का ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 11th नीट एंड जे एग्ज़ाम के लिए। तो जो हम लोग आज फार्मूला डिस्कस करेंगे ये टोटली टू द पॉइंट न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसमें कुछ भी हम लोग फालतू फार्मूला देखने वाले नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस क्या होता है? फॉर्मूला फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं एफ इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, वेर M1 M2 क्या है? दो पॉइंट मास है और उसके बीच का सेपरेशन है आर। अब देखिए इस फॉर्मूला का कुछ लिमिटेशन है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। तो पहले देखिए डायरेक्ट फार्मूला जो हम लोग का ये लिखे हैं यहाँ पर G M1 M2 बार स्क्वायर कैन बी अप्लाइड अंडर फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। पहला कंडीशन है टू फाइंड फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस। तो पॉइंट मास के बीच फोर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। देन सेकंड है टू फाइंड फोर्स बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज। अगर दो स्फेरिकल बॉडीज है तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। हम लोग वहां पर रिज्यूम कर लेंगे कि सारा मास सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। और तीसरा केस है टू फाइंड फोर्स बिटवीन एनी स्फेरिकल बॉडी एंड ए पॉइंट मास। तो स्फेरिकल बॉडी का सारा मास सेंटर पर रहेगा तो वो एक पॉइंट मास बन गया, और यहाँ पर एक पॉइंट मास है तो फिर से वही दो पॉइंट मास आ गया हम लोग का। तो पॉइंट मास के लिए जो फॉर्मूला है हम लोग इसको यूज कर लेंगे। देन नेक्स्ट है कहाँ इसको अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए टू फाइंड फोर्स बिटवीन ए पॉइंट मास एंड ए रॉड सिंगल इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। अब हम लोग यहाँ पर एक रॉड और एक पॉइंट मास के बीच अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला फेल कर जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पॉइंट मास तो ठीक है, रॉड का एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा और उसको हम लोग एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे और उसका फोर्स फाइंड कर लेंगे और इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो रॉड और पॉइंट मास के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, हम लोग को इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। अगर सपोज दो रॉड है कोएक्सियली प्लेस्ड है, उसके बीच फोर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन यूज होता है जो कि सिलेबस में आप लोग को जे एडवांस तक नहीं आएगा। डबल इंटीग्रेशन सिलेबस में है ही नहीं। तो ये सब केस में आप लोग को अप्लाई नहीं करना है वो पॉइंट मास वाला फॉर्मूला। तो ये था कुछ लिमिटेशंस और इसका एप्लीकेशन पॉइंट मास वाले फॉर्मूला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट मास। तो अगर एक मास स्मॉल एम है और अर्थ का मास कैपिटल एम है, अर्थ का रेडियस आर है और वो अर्थ के सेंटर से समथिंग डिस्टेंस पर है या सरफेस पर है, सपोज ये हम लोग का अर्थ है, इसका मास एम है और एक पॉइंट मास है अर्थ के सरफेस पर, ये अर्थ का रेडियस हो गया। तो फोर्स हम लोग को आ जाएगा क्या? ये पॉइंट मास और ये अर्थ का जो सारा मास है वो सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, दोनों के बीच फोर्स मिल जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। देन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है फोर्स बाय मास, ये मास से हम लोग डिवाइड कर देंगे जो अर्थ के सरफेस पर है। तो सॉल्व करके आ जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर। ये एम है मास ऑफ अर्थ, आर है रेडियस ऑफ अर्थ। हम लोग अगर इसका वैल्यू पुट करते हैं कैपिटल एम और आर का वैल्यू, तो ये अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है ये, जो कि हम लोग बहुत यूज कर चुके हैं पहले भी काइनेमेटिक्स के सब में। तो ये था एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका वेरिएशन देखिए क्या होता है। वेरिएशन ऑफ जी, पहले है शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप पर भी इसका वेरिएशन होता है। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को याद रखना है, द अर्थ इज नॉट एज परफेक्ट स्फीयर, इट इज समवॉट फ्लैट एट टू पोल्स। द इक्वेटोरियल रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर मोर देन पोलर रेडियस। एंड सिंस जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है अर्थ सरफेस पर, तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। हम लोग जस्ट अभी देखे मास और जी कांस्टेंट है। तो अब देखिए पोलर रेडियस क्या है इसका? इक्वेटोरियल रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर मोर देन पोलर रेडियस। इक्वेटर इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा होता है पोल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेटर पर जी का वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि इक्वेटर का रेडियस बड़ा है। तो द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल। ये होता है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। क्या इफेक्ट होता है जी के वैल्यू में? हम लोग अगर स्फेरिकल शेप जूम करते हैं तो आता है जी एम बारह पर, बट एक्चुअली एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप नहीं है अर्थ का। तो ड्यू टू शेप यहाँ पर ये बात याद रखना है, मिनिमम होता है इक्वेटर पर, मैक्सिमम पोल पर। देन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हम लोग अगर अर्थ को स्फेरिकली जूम करते हैं जनरली मैक्सिमम 99%
प्रॉब्लम में हम लोग स्फेरिकल ही जूम करते हैं। तो अर्थ सरफेस से एच हाइट एवं अगर कोई मास स्मॉल एम प्लेस्ड है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग जी डैश इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 + h/r होल स्क्वायर। एच क्या है? हाइट ऑफ द अर्थ। अगर ये हाइट काफ़ी छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू रेडियस, देन हम लोग यूज कर सकते हैं जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। ये कंडीशन है और ये लिमिटेशन है कब? काफ़ी स्मॉल हाइट के लिए। अगर वो हाइट काफ़ी छोटा है कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर काफ़ी ज़्यादा हाइट पर जी फाइंड करना है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट है डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम लोग डी डेप्थ नीचे आते हैं तो जी का वैल्यू क्या होगा? तो वहाँ पर जी इफेक्टिव हो जाएगा, दैट इज जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r। डी है डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, आर है अर्थ का रेडियस। अब ये ग्राफ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है बहुत बार, बहुत सारा एग्जाम में डायरेक्ट। तो पहले जी सेंटर से लेकर के ये जो ये जीरो है मतलब सेंटर है, सेंटर से सरफेस तक लिनियरली वेरी करता है, ये इंक्रीजिंग है। उसके बाद ये जी डिक्रीजिंग हो जाता है सरफेस के आगे। तो सेंटर पर जीरो, देन सरफेस पर मैक्सिमम जो कि जी इक्वल आता है, और उसके बाद वो फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो जाता है। तो ये ग्राफ याद रखना है। नेक्स्ट है एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या इफेक्ट होता है रोटेशन का अर्थ पर? अभी हम लोग एज्यूम किए थे अर्थ का कोई रोटेशन नहीं था, बट रोटेशन भी होता है अर्थ का, है ना। अर्थ का रोटेशन भी होता है, तो रोटेशन का इफेक्ट होता है। ये काफी पॉपुलर फॉर्मूला है, जी डैश इक्वल टू जी -r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ। अगर रोटेशन को हम लोग बंद कर देंगे, सपोज रोटेशन नहीं होता तो ओमेगा जीरो होता है, बट रोटेशन का इफेक्ट ये होता है, हम लोग को यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा इसका एंगुलर रोटेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन। तो जी डैश इक्वल टू जी -r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ। फाइ ये एंगल है, देखिए इक्वेटर से एंगल जो बना उसको हम लोग फाइ बोलते हैं, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एट इक्वेटर फाइ का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जब फाइ जीरो होगा तो कॉस जीरो वन हो जाएगा। इक्वेटर पर जी का वैल्यू हो जाता है जी डैश का वैल्यू g - r ओमेगा स्क्वायर, इक्वेटर पर हो जाता है। और पोल पर हो जाता है फाइ 90 डिग्री। तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा जीरो। तो पोल पर हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी मैक्सिमम वैल्यू। तो इक्वेटर पर होता है मिनिमम, रोटेशन का इफेक्ट हुआ इसीलिए जी का वैल्यू मिनिमम हुआ इक्वेटर पर, और मैक्सिमम कहाँ पर हुआ? पोल पर। पोल पर जी का वैल्यू जाता है मैक्सिमम। देन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट इज द फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन पर केजी। अब देखिए बहुत सारा केस है इसका। तो देखिए फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, अगर एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास से आर डिस्टेंस पर फील्ड का वैल्यू आ जाएगा g m/r स्क्वायर। और इसका ग्राफ हो जाएगा इस तरह से डिक्रीजिंग। यहाँ पर हम लोग वो एक्सिस पर फील्ड लेते हैं, एक्स एक्सिस पर आर लेते हैं। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, तो ये फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। देन सेकंड है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो अंदर के पॉइंट पर, अब ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट पर तो जी ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है एक्सटर्नल पॉइंट पर g m/r स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का केस है, तो याद रखना है ये आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए है। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाता है, मतलब डिक्रीजिंग है। इंटरनल पॉइंट पर क्या होता है, जो स्फीयर है उसके अंदर किसी पॉइंट पर, ये जो एक्सप्रेशन ये वाला है ना g m/r स्मॉल r स्क्वायर, वो है एनी एक्सटर्नल पॉइंट जो हम लोग ले लिए अर्थ से बाहर या सॉलिड स्फीयर से बाहर। उसका डिस्टेंस आर एज्यूम कर लिए सेंटर से पॉइंट क्यू का, तो इस पॉइंट क्यू का फील्ड आ जाएगा g m/r स्क्वायर। अब इंटरनल पॉइंट पी पर, वो अंदर में है स्फीयर का, वहां पर हो जाता है g m × r, वो डिस्टेंस सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस g m × r/, कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर है इसका स्फीयर का रेडियस। तो ये हो जाता है इंटरनल पॉइंट पर, मतलब आर लेस देन और इक्वल टू आर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इंटरनल पॉइंट पर सेंटर पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आर अगर जीरो पुट करेंगे यहाँ पर देखिए, तो आपको जी ई का वैल्यू जीरो आ जाएगा।
और उसके बाद मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस पर, और उसके बाद फिर डिक्रीजिंग होगा। ये बिल्कुल सिमिलर है जो हम लोग का एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ था, उसी तरह ये सिमिलर ग्राफ है। और वही कॉन्सेप्ट भी है, जी m/r² होता है जी, जो कि मैक्सिमम होता है सरफेस पर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का दो केस याद रखना है, बाहर वाले के लिए और यहाँ पर इंटरनल पॉइंट अंदर वाले के लिए। देन इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग का है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। अब सेल है मतलब अंदर में कोई मास नहीं है, इसका रेडियस हम लोग को आर है सेल का सपोज। तो बाहर के किसी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस है सेंटर से, वहां पर जो हम लोग का ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा Gm/r²। ये आउटसाइड पॉइंट के लिए है, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर के लिए। और अंदर में सेल का जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाता है इंटरनल पॉइंट के लिए। इंटरनल पॉइंट के लिए जीरो, मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस पर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल आर को हम लोग कैपिटल आर पुट कर लेंगे तो Gm/R²। और उसके बाद फिर से ये डिक्रीजिंग। तो ये ग्राफ जो है कैसा ग्राफ है, जो लास्ट ग्राफ था उसमें ये जो प्रोपोर्शनल वाला पार्ट था उसको डिलीट कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट को रहने देंगे, तो वही ग्राफ का पार्ट एक बोल सकते हैं। अंदर में यहाँ पर फील्ड जीरो है क्योंकि ये सेल है, अंदर में कोई मास नहीं है इसका। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, फील्ड टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल यानी फील्ड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट सम पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, रेडियस आर है, तो एनी पॉइंट पी जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है और उसके एक्सिस पर है, वहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा Gm/r डिवाइडेड बाई कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला आ जाएगा एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, और उसका ग्राफ हम लोग देख सकते हैं। मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर r/√2 डिस्टेंस, एक सेंटर से इसका जो रिंग का सेंटर है वहां से r/√2 डिस्टेंस पर मैक्सिमम वैल्यू आता है ग्रेविटेशनल फील्ड का। और उसके बाद फिर ये डिक्रीजिंग होता है। तो अगर सेंटर पर आएंगे हम लोग यहाँ पर r0 पुट कर देंगे तो ई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ग्राफ जीरो से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम होता है r/√2 पर, और इन्फिनिटी पर फिर डिक्रीजिंग हो जाता है। तो ये हम लोग का था ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट सम पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। डायग्राम, ग्राफ और फॉर्मूला आप एक साथ नोट कर सकते हैं। देन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पहला है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। एक पॉइंट मास है, उससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है V = -Gm/r। और उसका ग्राफ इस तरह से आप दिखा सकते हैं। कभी कभी ग्राफ इसका ऐसे भी दिखाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को भी लेना पड़ेगा तब। तो ये VR ग्राफ हो जाएगा किसके लिए, पॉइंट मास के लिए, और इसका फॉर्मूला है -Gm/r। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। देन पोटेंशियल पहला है पोटेंशियल एट सम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए वही पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, -Gm/r एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। अब अगर r = r हो जाएगा, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट के लिए अगर r = r हो जाएगा मतलब सरफेस पर, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर लेंगे तो V = -Gm/r आ गया। पोटेंशियल एट सम इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट के लिए फॉर्मूला याद रखना है, वेरी वेरी यूजफुल। VR = -Gm/((3) (1.5) ((R²) -0.5 यह है इंटरनल पॉइंट के लिए। अब अगेन हम लोग स्मॉल r = R पुट करेंगे तो भी का वैल्यू आ जाएगा फिर से -Gm/r, जो कि यहाँ आया था। और अगर हम लोग स्मॉल आर को जीरो पुट कर लेंगे तो सेंटर पर हम लोग को मिल जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसका वैल्यू हो जाएगा -1.5 Gm/r। और उसका ग्राफ देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ग्राफ इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर होता है, सेंटर पर, यहाँ पर जो हम लोग को मिला ये वैल्यू -1.5 Gm/r। और उसके बाद ये डिक्रीजिंग है, तो वेरी वेरी यूजफुल। नेक्स्ट है देखिए पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल। सेल का पोटेंशियल, एक्सटर्नल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो -Gm/r हो जाएगा आउटसाइड के लिए। अब स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर लेंगे हम लोग तो भी का वैल्यू हो जाएगा -Gm/R। इंटरनल पॉइंट पर क्या हो जाएगा, भी का वैल्यू -Gm/R। जो सरफेस पर होगा वही वैल्यू किसी भी इंटरनल पॉइंट पर हो जाएगा पोटेंशियल का। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसका ग्राफ देखिए, VR ग्राफ। तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है।
और उसके बाद आउटसाइड में क्या है, डिक्रीजिंग है, देखिए भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर हो रहा है। तो ये जो पार्ट है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर वाला पार्ट है। तो ये था इसका पोटेंशियल का वेरिएशन विथ रेडियल डिस्टेंस थिन स्फेरिकल सेल का। तो ये सारा रिजल्ट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल टू यूनिफॉर्म रिंग एट सम पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, एक्सियल पॉइंट पर हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना है रिंग का, ये हो जाता है -Gm/कैपिटल R² प्लस स्मॉल r²। ये है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक। यहाँ पर ये इस रेंज में ये फॉर्मूला वैलिड है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑन द एक्सिस of a ring of mass capital M and radius r is given by -Gm/r², कैपिटल R² प्लस स्मॉल r²। अब देखिए अगर हम लोग स्मॉल r को जीरो पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा v इक्वल टू -Gm/r, दैट इज एट द सेंटर ऑफ रिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज -Gm/r। तो सेंटर पर इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है -Gm/r, और उसके बाद डिक्रीजिंग हो जाता है। तो ये पोटेंशियल का वेरिएशन है विथ रेडियल डिस्टेंस रिंग के लिए, ये रिंग हम लोग का है। और ये पॉइंट है जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट हम लोग का है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ भी, और इसको आप याद रख सकते हैं माइनस ∂V/∂x i कैप प्लस ∂V/∂y j कैप प्लस ∂V/∂z k कैप। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को चलिए आगे आगे कर दिए, वही है इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर फाइनली लिख दिए। तो ये तीन वेरिएबल के लिए 3 डायमेंशन में अगर एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल रहेगा, तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा तो आपको फील्ड मिल जाएगा, पोटेंशियल गिवन रहेगा। तो अगर एक ही वेरिएबल रहेगा, सिर्फ सपोज एक्स ही रहा, तो ये दोनों पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ई का वैल्यू -∂V/∂x या फिर -dV/dx भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ई होता है क्या, निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ हम लोग बोल सकते हैं। ई को निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ बोल सकते हैं। ये dV/dx है वी एक्स ग्राफ का स्लोप, और आगे निगेटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है ई निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ और माइनस स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। आर हम लोग ले सकते हैं एक्स की जगह पर अगर एक ही वेरिएबल है तो। देन जो लास्ट फार्मूला था उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, dv को मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए ई का वैल्यू कितना था -dV/dr, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये एक्सप्रेशन आ गया dv इक्वल टू -E.dr। डॉट क्यों लिए, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड भी वेक्टर है और dr भी वेक्टर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया और वो स्केलर क्वांटिटी दे दिया पोटेंशियल। और इसी को हम लोग लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, तो BB-BA इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से फॉर्मूला -A to B E.dr। तो आपको यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड पता है तो लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करने पर। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब दो मास है M1 M2 R सेपरेशन पर, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है -G m1m2/r। ये टू पार्टिकल सिस्टम के लिए वैलिड है। देन अगर हम लोग का बहुत सारा पार्टिकल सिस्टम में होगा, देखिए M1 M2 M3 M4 चार मास है, तो हम लोग ऑल पॉसिबल पेयर बनाएंगे, M1 M2 का बनाएंगे, M2 M3 का, इस तरह से ऑल पॉसिबल पेयर बनाएंगे। और सारे फॉर्मूला सब सारे को हम लोग ऐड कर देंगे एक साथ, स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग ऐड कर दिए, तो -G सब में कॉमन था उसको बाहर कर लिए, तो ये फॉर्मूला हम लोग का आ गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। तो ऑल पॉसिबल पेयर बनाएंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एन पार्टिकल सिस्टम कितना पेयर बनेगा, n × n−1/2 पेयर्स, and the potential energy is calculated for each pair and added to get the total potential energy of the system। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो ये पेयर अगर रहेगा, बहुत सारा मास रहेगा उसके लिए। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस, अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर कोई बॉडी है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो -G M/m/r। आर क्यों लिए, बिकॉज सेंटर अर्थ का सेंटर पर सारा मास कंसंट्रेटेड रहता है और वो पॉइंट मास है सरफेस पर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। देन डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से h हाइट ले गए ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है mgh/1 + h/r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर h काफ़ी छोटा होगा r से, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो
डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है सिंपली mgh। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय पार्टिकल। अगर हम लोग कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड करेगा, तो h का वैल्यू हो जाएगा v² डिवाइडेड बाय 2g - v² बाय r। ये कैसे आया, हम लोग यहाँ पर से काइनेटिक एनर्जी दी है और इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इस फॉर्मूला से हम लोग को h मिल जाएगा। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन विद स्पीड v। अगर यहाँ पर देखिए एच का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं v²/2g, अगर भी काफ़ी स्मॉल होगा, मतलब 10 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर से h = v²/2g अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, काइनेमेटिक्स से आया, v² = u² + 2gh से। तो क्या माइनस यहाँ पर ले लीजिए, अपोजिट हम लोग ग्रेविटी का फेंक रहे हैं, ये फॉर्मूला आ जाएगा। स्मॉल वेलोसिटी के लिए है और लार्ज वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, कुछ 1 किलोमीटर पर सेकेंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैक्सिमम हाइट अटेंड का। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी होता है जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका पॉजिटिव वैल्यू। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आया उसको हम लोग निगेटिव साइन को ड्रॉप कर देंगे, आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। तो बाइंडिंग एनर्जी ये हम लोग का अर्थ और मास m का, पॉइंट मास का है। तो अब है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, v= होता है √2gr, और g का वैल्यू होता है gm/r²। ये जो g स्मॉल g है, तो ये इसके वेलोसिटी हो गया। अब अगर हम लोग इसमें वैल्यू जी का पुट कर देते हैं, ये वैल्यू 9.8, और रेडियस ऑफ अर्थ ये पुट कर देंगे, तो इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग का है मोशन ऑफ सेटेलाइट्स में ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड जो है, ये देखिए, ये हम लोग का अर्थ है और सेटेलाइट उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में। उसका मास m है और उसका स्पीड है v/o सेटेलाइट का। तो सेटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड हो जाता है √gm/r, और हम लोग बोल सकते हैं v/o डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। देखिए सेटेलाइट क्लोज टू अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के क्लोज अगर कोई सेटेलाइट रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो स्मॉल आर है वो इक्वल टू आर हो जाएगा अप्रॉक्स। तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर पुट कर लेंगे, तो ये gm/r आया, हम लोग ऊपर नीचे आर मल्टीप्लाई कर देंगे, अरेंज करके √gr आ जाएगा ये। और √gr को हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसके वेलोसिटी डिवाइडेड बाय √2 है। तो ऑर्बिटल स्पीड और इसके वेलोसिटी में रिलेशन भी आ गया, v/o = ve/√2। और इसके वेलोसिटी पता है इतना होता है, तो ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगा √2 से डिवाइड करने के बाद 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड टी जो हो जाता है रिवॉल्यूशन का, 2πr/ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना। ऑर्बिट में अगर ये रिवॉल्व करेगा, कितने टाइम में एक कंप्लीट चक्कर मारेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा पेरीमीटर लेंथ 2πr, और स्पीड है v0 मतलब ऑर्बिटल स्पीड v/o। तो 2πr/v/o का वैल्यू डाल देंगे हम लोग यहाँ पर, तो टाइम पीरियड हम लोग का आ जाएगा ये फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, और इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो देख सकते हैं t² प्रोपोर्शनल r³ आ जाएगा, जो कि केपलर्स लॉ है, हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप यहाँ इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, या फिर आप इससे भी प्रोसेस कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ सेटेलाइट। देखिए द पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सेटेलाइट का, अर्थ से अगर अर्थ के सेंटर से वो स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग अभी देखे थे टू पार्टिकल सिस्टम का, -g m1m2/r अप्लाई कर दिए, तो -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सेटेलाइट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। देन काइनेटिक एनर्जी होता है ½ m v²। v क्या है, ऑर्बिटल स्पीड है जिससे वो घूम रहा है। तो हम लोग ऑर्बिटल स्पीड पता कर चुके हैं लास्ट पेज में, उसको पुट कर दिए gm/r, रूट में था तो रूट हट गया स्क्वायर करने से, तो -gm/r। तो आपको आ गया काइनेटिक एनर्जी g M/2r। अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग ये वाला पोटेंशियल और काइनेटिक को ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो फॉर्मूला हम लोग को आ जाएगा टोटल एनर्जी का -g M/2r। और हम लोग ई को बोल दिए ये वाला -g M/2r। अब ग्राफ देख लेते हैं एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू
रेडियल डिस्टेंस। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है ऊपर रहेगा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है नीचे रहेगा, दोनों को सम करेंगे तो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो टोटल एनर्जी ग्राफ उससे ऊपर रहेगा पोटेंशियल एनर्जी से, ये बात याद रखना है। देन हम लोग देखते हैं, अब ये देखिए आप एक साथ ये सारा फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, जो भी आपको अगर रटना है डायरेक्ट फॉर्मूला को नीट एग्जाम के लिए, आप डायरेक्ट रट सकते हैं इसको, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये 6 फॉर्मूला आप डायरेक्ट यहाँ पर एक साथ याद रख सकते हैं। ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ये सारा अभी हम लोग डिस्कस किए, यहाँ पर एक साथ लिख दिए इसको। तो नेक्स्ट है केपलर्स लॉ प्लानिटरी मोशन। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ईच प्लैनेट मूव्स each planet moves in elliptical orbit with the sun at one focus of the ellipse। तो प्लानिटरी मोशन में जो प्लैनेट क्या होता है, सन के अराउंड घूमता है एलिप्टिकल ऑर्बिट पर। ये सन के अराउंड जो उसका ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, सन रहेगा फोकस पर एलिप्स का। सेकेंड लॉ बोलता है द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसको हम लोग लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं सेकेंड लॉ को, और फर्स्ट लॉ को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, दिस लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी इक्वल टू एल बाई टू एम, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कांस्टेंट होता है, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एम है मास ऑफ प्लैनेट। तो हम एक डायग्राम बना दे रहे हैं और इस लॉ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये एलिप्स है, तो इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में स्वीप करेगा, ये बात अभी हम लोग जस्ट देखे। रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो हम लोग का सन अगर यहाँ पर है, तो अब देखिए सपोज ऐसे हम लोग बनाए, ये डायग्राम को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है। तो ये सन है, कहाँ पर सन है, यहाँ पर फोकस पर, और प्लेनेट का ये पाथ है ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर यहाँ पर टाइम t1 ले रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में, सपोज मोशन ऐसा हो रहा है, और टाइम t2 ले रहा है प्लेनेट यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट आने में, t2 टाइम ले रहा है, और ये एरिया है सपोज a1 और ये एरिया है a2। तो आप यूज कर सकते हैं एरियल वेलोसिटी, मतलब a1/t1 इक्वल टू a2/t2। ये एरियल वेलोसिटी इक्वल रहेगा, अगर आप t1 इक्वल टू t2 ले लेंगे, इक्वल टाइम इंटरवल हो जाएगा, तो a1 इक्वल टू a2 आ जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड लॉ, इट स्टेट दैट स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय प्लैनेट अबाउट द सन इज प्रोपोर्शनल टू प्लैनेट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो क्या वो, ये हम लोग का बेसिकली थर्ड लॉ जो होता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड बताता है। इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट एंड आर बी द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर मिन प्लस आर मैक्स बाई टू। और यहाँ से हम लोग लिखेंगे टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू ये जो आर मिला हम लोग को उसका क्यूब का, दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर आर इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल पाथ। ये भी एमसीक्यू में पूछ देता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्किल इज a special case of an ellipse, therefore second and third law can also be applied for circular path। तो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ है एलिप्टिकल सर्कुलर पाथ के लिए भी वैलिड है, क्योंकि सर्किल क्या है, एलिप्स का स्पेशल केस है। थर्ड लॉ, इन थर्ड लॉ आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, पेरिहेलियन डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट। ये डायग्राम में देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग पेरिहेलियन, और इसको बोलते हैं एफहेलियन मैक्सिमम डिस्टेंस को। एफेलियन डिस्टेंस इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। अब देखिए पेरिहेलियन वेलोसिटी, सॉरी एफेलियन वेलोसिटी, जब प्लैनेट जब प्लैनेट क्या है फारदेस्ट डिस्टेंस पर है, तब जो स्पीड आएगा, और जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है उसको पेरिहेलियन स्पीड बोलेंगे। तो ये रेशियो आ जाता है आर एफेलियन डिवाइड बाई आर पेरिहेलियन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कभी कभी।
क्वेश्चन यहाँ से आता है डायरेक्ट इस फॉर्मूला से। आपको पेरिहेलियन और एपिलियन रेडियस दे देगा। पेरिहेलियन स्पीड या एपिलियन स्पीड में से कोई एक नॉन रहेगा, अदर अननोन रहेगा। कभी कभी एसेंट्रिसिटी दे देता है एलिप्स का। एसेंट्रिसिटी एलिप्स का याद रखना है 0 से 1 के बीच होता है। तो एलिप्स का एसेंट्रिसिटी अगर दे देगा तो 1 + E/1 - E, ई है एसेंट्रिसिटी, इक्वल टू आर एपिहेलियन बाय आर पेरिहेलियन। और हम लोग एक इम्पोर्टेंट रिलेशन ये भी रखेंगे, आर एपिहेलियन प्लस आर पेरिहेलियन इक्वल टू 2R। तो इतना सारा यूजफुल रिजल्ट था ग्रेविटेशन टॉपिक में, जो कि न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसको याद रखिए, न्यूमेरिकल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।